नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। आज हमारे पास है मेटलर्जी यानी जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो मेटलर्जी के शॉर्ट ट्रिक हम देखेंगे, मेटलर्जी के इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे जो कि जेडब्ल्यू और नीट में किस तरह से पूछे जाते हैं। तो देखते हैं मेटलर्जी में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं और साथ में आपको नोट भी करते जाना है। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। मेटलर्जी का जनरल कंसिडरेशन। जनरली हम ये मानते हैं कि जो मेटल होते हैं वो मोस्टली कंबाइंड स्टेट में होते हैं, लेकिन कुछ मेटल जैसे कार्बन, सल्फर और प्लेटिनम, गोल्ड एंड नोबल गैसेस ये फ्री स्टेट में होती है। मेटल मोस्टली अपने ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं वो मोस्टली अपने हैलाइड की फॉर्म में मिलते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि कंबाइंड स्टेट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड मिनरल्स, और जिस मिनरल से हमें मेटल प्योर फॉर्म में मिलता है हम उसको बोलते हैं ओर्स। यानी सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते हैं, लेकिन सारे ओर्स मिनरल्स होते हैं। अच्छा, जो हमारी अर्थ क्रस्ट है उसमें मेटल का जो परसेंटेज है वो किस तरह से, देखिए सबसे ज्यादा हमें ऑक्सीजन मिलता है 46.6%, उसके बाद मिलता है सिलिकॉन 27.7%, देन एल्युमिनियम 8.3%, आयरन उसके बाद 4.7% और नेक्स्ट मिलता है कैल्शियम 3.6%। ये अर्थ क्रस्ट में मेटल की अबंडेंस है। क्लियर। अच्छा, कुछ जेम स्टोन आपने सुने होंगे, उनको हम बोलते हैं दे आर इम्प्योर फॉर्म ऑफ एल्यूमिना। जैसे रूबी में क्रोमियम होता है और सफायर में कोबाल्ट होता है। थोड़ा सा याद रखना आपको। चलो, समझ में आई बात। जनरल कंसिडरेशन। अब हमारे पास कौन कौन सी मेटलर्जिक प्रोसेस है और क्या चीज हमें पढ़नी है। तो चार बेसिक मेटलर्जिक प्रोसेस है। सबसे पहले क्या कर देंगे, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे। उसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उसके बाद है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड और लास्ट में है रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। तो रिफाइनिंग में हम क्रूड मेटल जो है वो हमें मोस्ट प्योर फॉर्म में मिलता है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सी प्रोसेस में किस चीज को हमें फॉलो करना है। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर से मोस्टली कई बार जो है ओर के बारे में पूछा जाता है कि उस ओर का फॉर्मूला क्या है। नाम दे दिया जाता है, फॉर्मूला आपको पता करना होता है। देखो भाई, एल्युमिनियम का हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर है बॉक्साइट। ठीक है, तो बॉक्साइट होता है Al2O3 एंड ट्वाइस H2O। ठीक है बच्चों, और इससे अगर मैं वाटर को हटा दूं, केवल Al2O3 रखूं, तो इसको हम बोलते हैं एल्यूमिना। क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके दो और होते हैं, क्रायोलाइट एंड कोरंडम, वो आगे आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है आयरन का ओर है Fe2O3, और उसी के मिलते जुलता है मैग्नेटाइट Fe3O4। काफी कंफ्यूजन होता है दोनों में, ध्यान रखें। सिडराइट आयरन कार्बोनेट ओर है FeCO3, और आयरन पैराइट, पैराइट का मतलब सल्फाइड ओर, ठीक है, FeS2। तो कई बार इस तरह से क्वेश्चन आता है कि कार्बोनेट ओर कौन सा है, सल्फाइड ओर कौन सा है, ध्यान रखें। कॉपर पैराइट, इस पे कई बार पूछा भी जाए, CuFeS2। मैलेचाइट CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्यूप्राइट Cu2O ऑक्साइड ओर है, एंड कॉपर ग्लांस Cu2S क्यूप्रस सल्फाइड। जिंक ब्लेंड ZnS एंड केलामाइन, जिंक कार्बोनेट और जिंक साइट ZnO। तो कौन सा कार्बोनेट ओर है, कौन सा सल्फाइड ओर है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और दो तीन और ओर आते हैं, जैसे पैरालोसाइट है MnO2 एंड क्रोमाइट आयरन का ओर होता है FeCr2O4। आपने KMnO4 या K2Cr2 ओर की सिंथेसिस में इसको पढ़ा होगा। क्लियर हो गया। तो ये ओर आपको याद रखने के कौन किस मेटल का ओर होता है और उसका फॉर्मूला क्या है। आगे बढ़े, चलो तो शुरुआत करते हैं बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ ओर से। ठीक है, बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है जब हम किसी ओर को धरती के गर्भ से निकालते हैं। उसमें सैंड होता है, क्ले होता है, पत्थर, मिट्टी, बालू, बहुत सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले बहुत सारी प्रोसेस के थ्रू हम उसे प्योर करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज है, जो इंप्योरिटीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, गैंग्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक प्रोसेस आती है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग, यानी पानी से साफ करना। तो मिट्टी, पत्थर, बालू, ये सब की सब चीजें हट जाती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है मैग्नेटिक सेपरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि मैग्नेटिक सेपरेशन किस चीजों के लिए या कैसे ओर के लिए किया जाता है। बच्चों, उन ओर के लिए होता है जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे क्रोमाइट ओर FeCr2O4, मैग्नेटाइट
Fe3O4n पायरोलोसाइट MnO2। तो इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, तो ये नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटी से इनको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, डायग्राम ऐसे बनता है, देखिए कन्वेयर बेल्ट होती है और ये इसमें जो है एक मैग्नेट लगा होता है इस तरह से, तो ऊपर से ओर आता है, साथ में इंप्योरिटीज होती है। अगर ओर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का होता है तो वो इधर गिर जाता है और नॉन मैग्नेटिक जो इंप्योरिटीज होती है वो इस बॉक्स में आ जाती है। तो मैग्नेटिक ओर को नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटी से अलग कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो आपको यह भी देखना है कि कौन सी प्रोसेस किस टाइप के ओर के लिए काम आती है, कई बार पूछा जाता है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन किस टाइप के ओर के लिए काम आती है? जिन ओर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, इससे कई बार क्वेश्चन आया है, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ फ्लोटेशन मेथड किसके लिए यूज होता है बच्चों? सल्फाइड ओर के लिए यूज होता है। किसके लिए? सल्फाइड ओर के लिए। जैसे जिंक ब्लेंड ZnS, कॉपर पायराइड CuFeS2n गैलेना PbS, लेड सल्फाइड। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना है कि कौन सी प्रोसेस किस टाइप के ओर में काम आती है। करते क्या है देखो, इसमें दो चीजें हम लेते हैं। एक तो कलेक्टर लेते हैं, कलेक्टर मतलब कुछ ऑयल्स होते हैं, और जैसे हमारे पास पाइन सॉइल, फैटी एसिड्स, जेंथेस। ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास फोर्थ स्टेबलाइजर, जैसे क्रिसोल और एनिलीन। ठीक है, अब बच्चों इसमें एक डायग्राम है, देखिए डायग्राम इस तरह का डायग्राम है। डायग्राम में हम अंदर जो है ओर डाल देते हैं, इम्प्योर ओर डाल देते हैं, और साथ में जो है ये ऑयल डालते हैं, जैसे पाइन ऑयल डालते हैं और वाटर, दो चीजें होती है, पाइन ऑयल एंड वाटर। और ऊपर से हम जो है एयर को प्रेशर में नीचे लाते हैं। तो वो ऑयल क्या होता है? फ्रोथ बनाता है, यानी झाग बनाता है। ठीक है, और झाग को स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास स्टेबलाइजर है। ठीक, होता क्या बच्चों, एक चीज आपने ध्यान रखनी है, जो ओर होता है वो हमेशा उस फ्रोथ में आ जाता है, जबकि जो इम्प्योरिटीज होती है वो वाटर में रहेंगे। कई बार पूछा जाता है, देखो मिनरल पार्टिकल्स बिकम वेटेड बाय द ऑयल। देखो मिनरल जो है वो ऑयल में आ जाता है, जबकि गैंग यानी इम्प्योरिटीज होती है वो वाटर में रह जाती है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे मेटल है, जो ओर है, वो वाटर में इनसॉल्युबल है और इम्प्योरिटीज वाटर में सॉल्युबल है। तो फोर्थ किसके साथ आए? फोर्थ में क्या आएगा हमारे पास? फोर्थ में क्या आता है बच्चों हमारे पास? मिनरल्स आता है। वाटर में क्या रहता है? इम्प्योरिटीज रहती है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्थ फ्लोटेशन मेथड है। अच्छा, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड से हम दो सल्फाइड ओर जैसे ZnS और PbS इनको भी अलग कर सकते हैं। ठीक है, इनको अलग करने के लिए हमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है डिप्रेसेंट। और वो कौन सा डिप्रेसेंट होता है? सोडियम साइनाइड, NaCN, याद रखना। ठीक है, अब NaCN का इन दोनों के सेपरेशन में क्या रोल है देखो। मान लिया जाए हमने ZnS और PbS इस कंटेनर में डाल दिए और साथ में डिप्रेसेंट भी डाल दिया। ठीक है, तो बच्चों जो ZnS है वो क्या करेगा? NaCN के साथ, यानी दोनों में से कोई एक सल्फाइड और इसमें ZnS NaCN के साथ रिएक्शन करके सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट बना देगा, एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और अब ये जो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, जबकि जो हमारा PbS है वो वाटर में इनसॉल्युबल है। तो किसके साथ ऊपर आ जाएगा? फ्रोथ के साथ ऊपर आ जाएगा। तो देखो दोनों चीजें अलग हो गई, फ्रोथ में PbS आ गया और वाटर में क्या रह गया? ZnS। तो यहां पर लिखा है देखो, इट सेलेक्टिवली प्रिवेंट ZnS फ्रॉम कमिंग टू द फ्रोथ बट अलाउ PbS टू कम विद द फ्रोथ। यानी दोनों में वो सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस कर देता है। ZnS में वो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना के वाटर में रह जाता है, जबकि PbS के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। तो PbS किसके साथ आ जाएगा? फ्रोथ के साथ आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस होती है लीचिंग। लीचिंग का मतलब क्या होता है? देखिए लीचिंग किस लिए यूज होती है? इट इज बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ओर इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट व्हाइल इंप्योरिटीज आर नॉट। यानी जो हमारे पास ओर है उसके साथ इंप्योरिटीज है, तो हम उसको किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ट्रीट करेंगे, तो उस सॉल्वेंट में ओर की और जो इंप्योरिटीज है उनकी सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस आएगा। तो अगर सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस होता है तो हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलो देखो कैसे। अब हम करेंगे लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम द बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट मतलब Al2O3 ट्वाइस H2O और एल्यूमिना केवल Al2O3। ठीक है, जनरली बच्चों जो बॉक्साइड होता है उसमें तीन तरह की इंप्योरिटीज होती है, एक सिलिका की,
आयरन ऑक्साइड की और टाइटेनियम ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज होती है। कौन सी? सिलिकॉन, आयरन और टाइटेनियम ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बॉक्साइड को सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ ट्रीट करेंगे। और कितना परसेंट होता है बच्चों? लगभग 45% कॉन्सेंट्रेटेड। तो एल्यूमिनियम को कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ ट्रीट करेंगे, साथ में वाटर भी होता है, तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये उस वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, उस सॉल्यूशन में सॉल्युबल। कौन सा सॉल्यूशन लिया हमने? NaOH का सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो बच्चों आयरन ऑक्साइड है और टाइटेनियम ऑक्साइड है वो इनसॉल्युबल रहती है, ये दोनों इनसॉल्युबल हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो अलग हो गई। लेकिन जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है वो सोडियम सिलिकेट की फॉर्म में अगेन सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। यानी बोलने का मतलब है कि दो तरह की इम्प्योरिटीज तो अलग हो गई क्योंकि वो इनसॉल्युबल थी। कौन कौन सी? आयरन ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड। लेकिन सिलिका की जो इम्प्योरिटीज है वो सोडियम सिलिकेट की फॉर्म में दोबारा से सॉल्युबल आ गए। अब हमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड की इम्प्योरिटीज को एल्यूमिना से हटाना है। अब आगे देखो, अब जो हमारे पास सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है उसको हम CO2 के साथ ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का PPT बनता है। और बच्चों एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वाटर इनसॉल्युबल होता है ना। तो यहां पर देखो सिलिका तो सॉल्युबल था और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अब क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा। तो यहां से हम सिलिका को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों इंप्योरिटीज वन बाय वन अलग हो गई ड्यू टू द डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटीज। ठीक है, और अब जो हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो हमें दोबारा से एल्यूमिना एज ए प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। समझ में बात आ गई? तो एल्यूमिना के अंदर ये तीन तरह की इंप्योरिटीज थी, इनको हमने सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे अलग कर दिया। तो इसी को हम बोलते हैं लीचिंग। चलो आगे देखो, अब लीचिंग दो और चीजों के लिए होता है, सिल्वर एंड गोल्ड के लिए। समझे बात? ठीक है, तो यहां पर भी वही है कि जो है गोल्ड के लिए हम यूज करते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ NaCN और KCN। ठीक है, ध्यान रखना, अभी हमने एल्यूमिनियम के लिए किसका कंसंट्रेटेड सोल्यूशन यूज किया था? NaOH का। सिल्वर एंड गोल्ड के लिए किसका यूज करते हैं? सोडियम साइनाइड और KCN का। ध्यान रखे, है ना, कई बार पूछा जाता है। कैसे करेंगे देखो, हमारे पास सिल्वर एंड गोल्ड एज ए मेटल की फॉर्म है तो उसको हम M लिखते हैं। CN के साथ रिएक्शन करेंगे CN माइनस, साथ में वाटर और ऑक्सीजन भी ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है मेटल का। ये देखो, डाइसाइनो आर्जिनेट या फिर डाइसाइनो ऑरेट, यानी गोल्ड और सिल्वर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो ये तो सॉल्युबल हो जाता है, जो इसके साथ इंप्योरिटीज होती है वो इनसॉल्युबल फॉर्म में रहती हैं और उनको हम अलग कर सकते हैं। क्लियर? अब जो हमारा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है उससे हमें मेटल को निकालना है, सिल्वर और गोल्ड को निकालना है, तो हम यूज करेंगे बच्चों जिंक का। कई बार पूछा भी जाता है कि लीचिंग ऑफ सिल्वर और गोल्ड में Zn का क्या रोल है। तो बच्चों Zn क्या करता है? सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स से मेटल को रिप्लेस कर देता है। देखो इसने मेटल को रिप्लेस कर दिया और जिंक का सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन गया और मेटल हमें अलग से मिल गया। तो इस मेटल को हम सिल्वर और गोल्ड रख सकते हैं, इसका नाम। समझे बात मेरी? तो यहां पे जो जिंक है उसका क्या रोल है? जिंक बच्चों यहां पर एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। जिंक एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट और साथ में मेटल को क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है। समझ में बात आ गई? अच्छा, अब रिएक्शन देखो, रियल रिएक्शन। हमने यहाँ पे गोल्ड लिया 8Cl 2H2O NO2। ठीक है, तो ये बना देखो डाइसाइनो ऑरेट। और यहाँ पे जो है इसमें कितने यूज होते हैं? तो सोडियम डाइसाइनो ऑरेट बोल सकते हैं, इट इज सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे डाइसाइनो ऑरेट से हमने जिंक के साथ ट्रीट किया तो जिंक क्या करेगा? मेटल को रिप्लेस करेगा, तो मेटल हमें प्योर फॉर्म में मिल गया और जिंक का सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स अलग हो गया। तो इस तरह काम करता है लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड में। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ऑर। अब हमने मेटल की कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड कर लिया, सब चीजें, बहुत सारी चीजें हटा ली, तो फिर भी हमें कुछ मात्रा में इंप्योरिटीज रहती है। ठीक है, अब हमें क्रूड मेटल चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मेटल है उसको हम उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे और इसके लिए हमारे पास दो मेथड है, अभी आगे जिक्र करेंगे।
और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मेटल ऑक्साइड आएगा उसको हम प्योर मेटल में कन्वर्ट करेंगे। समझ में मेरी बात ना? जो भी मेटल आपके पास हो, चाहे कार्बोनेट की फॉर्म में हो, चाहे सल्फाइड की फॉर्म में हो, या हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में हो, उसको हम पहले किस में करेंगे, ऑक्साइड की फॉर्म में लाएंगे, और उसके बाद उस ऑक्साइड की फॉर्म को रिड्यूस करके प्योर मेटल में हम उसको लाएंगे। क्लियर? तो कन्वर्जन टू ऑक्साइड, इसके लिए दो मेथड है। पहला मेथड है कैल्सिनेशन। कई बार पूछा जाता है कि कैल्सिनेशन में होता क्या है बच्चों? तो कैल्सिनेशन में हम किसी ओर को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान रखना, द कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू इट्स ऑक्साइड, ठीक है, बाय हीटिंग। और इसमें मोस्टली हम किन का यूज करते हैं, कार्बोनेट ओर का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो रिएक्शन कैसे है। देखो जिंक कार्बोनेट, ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट तो कैल्शियम ऑक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड तो हमारे पास फेरिक ऑक्साइड आ जाएगा। ठीक है, तो मोस्टली इसमें कार्बोनेट ओर का यूज होता है। तो कई बार पूछ लेते हैं, 4 रिएक्शन दे दी जाती है, अब बताओ इसमें कैल्सिनेशन क्या है? तो ध्यान रखना, कार्बोनेट ओर को हीट करने पे उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। और दूसरा होता है बच्चों रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब गर्म करना। किसी मेटल ओर को उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हीट करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द एयर, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फा वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और मोस्टली इसमें बच्चों हम यूज करेंगे सल्फाइड ओर का। फॉर एग्जांपल देखो ZnS O2 ZnO, PbS PbO, कॉपर सल्फाइड, ठीक है, Cu2O। तो हमने सल्फाइड ओर को किसमें कन्वर्ट किया, ऑक्साइड में, दिस इज कॉल्ड रोस्टिंग। कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, दिस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। सी से कैल्सिनेशन। ठीक है, समझे बात? तो ये दो प्रोसेस आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल। तो हमारे पास मेटल के ऑक्साइड तो आ चुके हैं, अब इनको हमें प्योर मेटल में लाना है। कैसे? देखो, सबसे पहले हमारे पास एक मेथड है कि आयरन मिलना चाहिए फ्रॉम आयरन ऑक्साइड है, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ठीक है, और ये बच्चों हम करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में। किसमें? ब्लास्ट फर्नेस। ठीक, अब इसमें बहुत सारी रिएक्शन है, लेकिन दो चीजें आपको याद रखनी है। देखो, एक तो पूछा जाता है कई बार बच्चों, व्हाट इज द रोल ऑफ लाइमस्टोन, यानी कैल्शियम कार्बोनेट एंड कोक। कोक यानी कार्बन और लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट, इनका क्या रोल होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में। क्लियर? तो देखो मैं आपको बताता हूं। लाइमस्टोन बच्चों, जब हम लाइमस्टोन को हीट करते हैं, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस में हीट बहुत ज्यादा होती है, तो लाइमस्टोन कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टू हो जाता है। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम ऑक्साइड जो आयरन के ऑक्साइड में सिलिकॉन की इंप्योरिटीज होती है, उसको कैल्शियम सिलिकेट में कन्वर्ट कर देता है। और कैल्शियम सिलिकेट यानी एक स्लैग, यानी एक इंप्योरिटीज है जो कि अलग हो जाती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट सिलिका की इंप्योरिटीज को अलग करने के काम आता है। क्लियर? अब कोक का क्या काम है? कोक जो है CO2 के साथ ट्रीट करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है बच्चों, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड। और यही कार्बन मोनोऑक्साइड जो ऑक्साइड और है उनको रिड्यूस करेगा आयरन में। बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, मतलब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। तो चाहे आपके पास मैग्नेटाइड हो, चाहे आपके पास हेमेटाइड हो, ठीक है, देखो इन दोनों को पहले ये जो है आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद आयरन ऑक्साइड को अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट करते तो आयरन हमें जो है प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। समझे बात मेरी? तो कोक का ये काम होता है। तो ये दोनों का रोल मैंने आपको बता दिया। अब इसमें एक चीज और क्या याद रखनी है, कई बार पूछ लेते हैं कि इस टेम्परेचर पे कौन सी रिएक्शन होती है और किस टेम्परेचर पे कौन सी रिएक्शन होती है। तो यहां पर बच्चों जो एक टेम्परेचर है लो टेम्परेचर, यानी 500 to 800 केल्विन, तो इसमें हमारे पास जो मैग्नेटाइड और हेमेटाइड है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर? तो ये लो टेम्परेचर पे होती है। अब हमारे पास जो आयरन ऑक्साइड है वो जो है, देखो आयरन ऑक्साइड हमें मिला है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में आयरन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी अब हमें मेटल प्योर फॉर्म में मिलने लगा है। ऑक्साइड फॉर्म आयरन में कन्वर्ट हो रही है, और ये बच्चों हाई टेम्परेचर पे होता है, अबाउट 900 to 1500 केल्विन। बस यही ध्यान रखना है, यानी हाई टेम्परेचर पे ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके प्योर मेटल बनाएगा, लेकिन लो टेम्परेचर पे जो है पहले ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगी। समझे बात मेरी? तो इन दोनों का आपको ध्यान रखना है।
चलो, अब आयरन के केस में तीन चीजें पूछी जाती है कि टाइप्स ऑफ आयरन ओर, है ना। तो देखो, जो हमें ब्लास्ट फर्नेस से आयरन मिलता है बच्चों, उसको हम बोलेंगे पिग आयरन। और पिग आयरन में कार्बन की इंप्योरिटीज होती है, और कई बार ये पूछा था कि पिग आयरन में कितना % कार्बन होता है, तो इट इज 4% कार्बन। तो अगर आयरन में 4% कार्बन हो तो उसको हम बोलते हैं पिग आयरन। क्लियर। और कुछ भी और इंप्योरिटीज होती है इसमें, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन एंड मैग्नीज की, लेकिन ये ध्यान रखना है कि पिग आयरन में कार्बन कितना % होता है। अब इसको अगर हम और प्यूरिफाई करेंगे तो कार्बन का कंटेंट कम होगा। तो बच्चों उसके बाद जो हमारे पास आयरन आता है उसको हम बोलेंगे कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में 3% कार्बन होता है, और ये हमें पिग आयरन से मिलता है, और ये काफी हार्ड और ब्रिटल होता है, आसानी से टूट जाता है। क्लियर हो गया। तो कास्ट आयरन और पिग आयरन में क्या डिफरेंस है, कार्बन के परसेंटेज का। अब कास्ट आयरन को और प्यूरिफाई करेंगे तो हमें मिलता है रोट आयरन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। ये ध्यान रखना आपको, एक बार एक क्वेश्चन आया था कि आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी होती है, तो कौन सी होती है बच्चों, रोट आयरन, क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन का कंटेंट है वो बहुत कम है, 0.2 से 0.5% कार्बन ही है। तो ये तीन आयरन की फॉर्म आपको रखने, पिग आयरन 4% कार्बन, कास्ट आयरन 3% कार्बन, रोट आयरन और मैलिएबल आयरन 0.2 to 0.5% कार्बन, और रोट आयरन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन की होती है। क्लियर भाई। चलो, इतना ही आयरन के बारे में पढ़ना है। अब बात करते हैं कॉपर का एक्सट्रैक्शन। जैसे हमने आयरन किया तो हम इसे क्यूप्रस ऑक्साइड से मिलता है ना, क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O। लेकिन इसमें बच्चों आयरन ऑक्साइड और सल्फर की भी इंप्योरिटीज होती है। ओवरऑल रिएक्शन को अगर हम लिखेंगे तो क्यूप्रस सल्फाइड हमारे पास है, ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे तो पहले ऑक्साइड आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, रोस्टिंग, सल्फाइड हो रहा है। उसके बाद जो हमारे पास क्यूप्रस ऑक्साइड है उसको हम जो है कार्बन से रिड्यूस करवाएंगे और हमें कॉपर मेटल की फॉर्म में आ जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन जो है इस तरह से होती है। अब देखिए, जो हमें यहां पर आयरन मिला है वो पूरी तरह से प्योर नहीं होता है, कुछ हद तक उसमें इंप्योरिटीज होती है। तो अभी इससे हमें क्या करना है, इंप्योरिटीज हटानी है। तो ये जो हमें कॉपर मिला है इसको हम बोलेंगे बच्चों कॉपर मेट। ध्यान रखे है ना, कॉपर मेट, ये जो हमें कॉपर मिला है, ठीक। और कॉपर मेट में दो चीजें होती है, एक क्यूप्रस सल्फाइड होता है और फेरस सल्फाइड होता है। बस ये ध्यान रखना आपको, कई बार पूछा जाता है कि कॉपर मेट का कंटेंट क्या होता है, तो क्यूप्रस सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड ध्यान रखना है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो कॉपर मेट है इसमें सिलिका मिलाएंगे, सिलिका यानी SiO2। तो SiO2 क्या करेगा, आयरन को आयरन सिलिकेट की फॉर्म में अलग कर देगा, जो हमारे पास आयरन सल्फाइड है। तो इसको हटाने का क्या तरीका है, इसके साथ हम क्या करेंगे, सिलिका मिक्स करेंगे। देखो रिएक्शन, तो आयरन सल्फाइड को हमने हीट किया, आयरन ऑक्साइड मिला। अब आयरन ऑक्साइड में हमने ऊपर से सिलिका डाली है, ऊपर देखो ना सिलिका, तो आयरन सिलिकेट, ठीक है। तो आयरन सिलिकेट की फॉर्म में ये स्लैग की फॉर्म में अलग हो जाता है। देखो यहां पर भी लिखा हमने, है ना, आयरन ऑक्साइड प्लस सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो स्लैग यानी इंप्योरिटीज की फॉर्म में ये अलग हो जाता है। तो आयरन को हमने हटा लिया। अब जो हमारे पास सल्फाइड और था उसको हमने पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट किया और दोबारा से जो है हम उसको कॉपर में ले आएंगे, ठीक है भाई। तो इस तरह से हमारे पास कॉपर को और अच्छी तरह से हम प्योर कर सकते हैं। क्लियर। अच्छा, इसमें जो हमें लास्ट में जो कॉपर मिलता है, यानी कॉपर मेट को प्योर करने से हमें और प्योर कॉपर मिलता है, उसको हम बोलेंगे बच्चों ब्लिस्टर कॉपर। तो ब्लिस्टर कॉपर जो है कॉपर मेट से ज्यादा प्योर होता है ना। और ब्लिस्टर क्यों बोलता है, क्योंकि SO2 गैस जो है इससे इवॉल्व होती है, तो ब्लिस्टर बन जाते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज, कॉपर को कॉपर मेट से प्राप्त करने की प्रोसेस को हम बोलेंगे बेसिमराइजेशन। कई बार प्रोसेस के नाम भी पूछ जाते हैं कि बेसिमराइजेशन किसके लिए है भाई, तो कॉपर के एक्सट्रैक्शन के लिए है फ्रॉम कॉपर मेट, ध्यान रखना है ना। तो इतना आपको पढ़ना है कॉपर के बारे में। चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल में हम मोस्टली पढ़ते हैं एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना। तो एल्यूमिना हमारे पास क्या था, Al2O3, ठीक है। और जो एक प्रोसेस का नाम है हेल हेराल्ड प्रोसेस, जानते होंगे आप, 10th में पढ़ा होगा, है ना। तो एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाने के प्रोसेस को हम बोलेंगे हेल हेराल्ड प्रोसेस। एक तरह की इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है देखिए,
ओवरऑल रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे एल्यूमिना, और बच्चों हम इसमें जो है एनोड हम ग्रेफाइट यानी कार्बन का एनोड लेते हैं, और कार्बन धीरे धीरे बर्न होता है और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, और जो एल्यूमिना है वो जो है ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन को लिबरेट करके एल्यूमिनियम आयन बनाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास प्यूरिफाइड एल्यूमिना है उसमें हम बच्चों क्रायोलाइट मिलाते हैं और फेल्डस्पार, दोनों में से कोई एक। तो कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ क्रायोलाइट और फेल्डस्पार इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, या हेल हेरल्ड प्रोसेस में क्या रोल है। तो इसका दो रोल इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक तो ये क्या करता है कि एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है, ठीक है, ताकि हमें कम एनर्जी खर्च हो, और दूसरा जो है जो एल्यूमिना का मिक्सचर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाता है, लेकिन क्रायोलाइट के ऐड होने के बाद कंडक्टिविटी आसानी से हो जाती है। तो कंडक्टिविटी को आसान करता है और पूरे मिक्सचर के बॉइलिंग पॉइंट को कम कर दे, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है, ताकि हमें उसको मेल्ट करने में आसानी हो। क्लियर भाई, चलो अब सिंपल केवल रिएक्शन ही रखनी है कि कैथोड पर हमारे पास एल्यूमिनियम होता है, जो मेल्ट होता है तो एल्यूमिनियम मेटल हमें मिल जाता है, और एनोड किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है जैसे मैंने बोला, और ग्रेफाइट जो है धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, CO2 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और एक और चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि अगर 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम आपको चाहिए तो कितने केजी, 0.5 केजी कार्बन एनोड इज बर्न्ट, तो आधा केजी कार्बन एनोड बर्न्ट होगा तभी जाके हमें जो है 1 केजी एल्यूमिनियम मिलेगी। तो इतना आपको याद रखना है। क्लियर, चलो अब लास्ट प्रोसेस आती है रिफाइनिंग। ठीक है, रिफाइनिंग बच्चों किसी मेटल को हाईएस्ट प्योरिटी में है, यानी फॉर ऑब्टेनिंग मेटल ऑफ हाई प्योरिटी। तो मेटल मान लीजिए हमें सारी प्रोसेस से मिल गया लेकिन वो हाई प्योरिटी में नहीं होता है, तो रिफाइनिंग करेंगे उसको। तो कौन कौन सी प्रोसेस होती है रिफाइनिंग में, देख लीजिए। एक तो डिस्टिलेशन होती है। डिस्टिलेशन उन्हीं मेटल के लिए होता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जैसे जिंक और मरकरी। ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है कि कौन सी प्रोसेस कौन से मेटल के लिए यूज होती है। तो डिस्टिलेशन फॉर लो बॉइलिंग पॉइंट मेटल। दूसरा आता है लिक्वेशन। लिक्वेशन लेड और टिन जैसे मेटल के लिए यूज होता है, जिसमें बच्चों की किस प्रिंसिपल पे काम करता है, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ मेटल एंड इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज और जो मेटल होता है उनके मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, तो उस वजह से हम दोनों को अलग कर सकते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जोन रिफाइनिंग। अभी बताऊंगा जोन रिफाइनिंग क्या होता है। चौथा आता है वेपर फेज रिफाइनिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा आता है क्रोमेटोग्राफिक मेथड, और लास्ट आता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस अभी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये जिंक और कॉपर के लिए यूज होता है। इसमें जो इम्प्योर मेटल होता है वो एनोड की फॉर्म में आता है, और जो प्योर मेटल होता है वो कैथोड की फॉर्म में आता है। ठीक है, अब जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो जो इम्प्योर मेटल है वो अपने मेटल को सोल्यूशन में देगा, और सोल्यूशन से जो है वो कैथोड की तरफ जाएगा। यानी जो है इम्प्योरिटीज कहां से कहां ट्रांसफर होती है, फ्रॉम, देखो ट्रांसफर और मेटल फ्रॉम एनोड टू कैथोड, क्योंकि एनोड पे हमारे पास इम्प्योर मेटल है और कैथोड पे हमारे पास प्योर मेटल है। तो धीरे धीरे सारा मेटल जो है एनोड से निकल के कैथोड पर डिपॉजिट होता है, तो एनोड का साइज कम होता जाता है और कैथोड का साइज बढ़ता जाता है। ठीक है, अगर कॉपर के केस में देखिए तो ब्लिस्टर कॉपर हम एनोड का बनाएंगे और प्योर कॉपर हम कैथोड का बनाएंगे। तो ब्लिस्टर कॉपर से धीरे धीरे जो है जो कॉपर है वो कहां जमा होता जाएगा, प्योर कॉपर की तरफ। क्लियर, चलो तो बात करते हैं सबसे पहले जोन रिफाइनिंग की। ठीक है, अच्छा जोन रिफाइनिंग किस प्रिंसिपल पर काम करता है, सबसे पहले ये देखिए। तो बच्चों ये प्रिंसिपल पर काम करता है कि इंप्योरिटीज आर मोर सॉलेबल देन मेटल। जब हम किसी ओर को मेल्ट करेंगे तो इंप्योरिटीज और मेटल दोनों मेल्ट होंगे। ठीक है, तो मेल्ट फॉर्म में जो है जो इंप्योरिटीज होती है वो ज्यादा सॉल्युबल होती है बजाय मेटल के। ध्यान रखना है इसमें, है ना। दोनों को मेल्ट करने पे उनके मेल्ट होने के बाद उनकी सॉल्युबिलिटी में अंतर आ जाता है। इंप्योरिटीज ज्यादा सॉल्युबल हो जाती है और मेटल कम सॉल्युबल हो जाता है, जिस वजह से हम दोनों को एक फिक्स टेम्परेचर पे अलग अलग कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं जोन रिफाइनिंग। ठीक है, सेमी कंडक्टर वाले मैटर के लिए होता है। ठीक है, देखो सेमी कंडक्टर है ना,
बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा था कि जोन डिफाइनिंग किस टाइप के मेटल के लिए होता है, तो बच्चों उन मेटल के लिए होता है जो कि सेमीकंडक्टर बनाते हैं, यानी सेमी मेटल, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम और इंडियम। भाई याद रखिए, है ना, जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम और इंडियम, इनके लिए हम जोन रिफाइनिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो समझ में बात आ गई, आगे बढ़े। अब बात आती है बच्चों वेपर फेज रिफाइनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है पहले देख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम मेटल को एक रिएजेंट के साथ ट्रीट करके उसको एक वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। देखो, मेटल इज कन्वर्टेड इनटू इट्स वोलेटाइल कंपाउंड। अब उस वोलेटाइल कंपाउंड को हम दोबारा से डिकम्पोज करेंगे तो वो हमें प्योर मेटल दे देगा। समझे मेरी बात, मेटल को पहले किसी रिएजेंट के साथ ट्रीट किया तो वो वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ, अब उस वोलेटाइल कंपाउंड को हम दोबारा से हिट करेंगे तो वोलेटाइल कंपाउंड से इंप्योरिटीज अलग हो जाएंगी और मेटल हमें प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए दो रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है कि जो मेटल है वो वोलेटाइल कंपाउंड बनाए, किसी रिएजेंट के साथ बनाना चाहिए, अगर नहीं बनाएगा तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, जो वोलेटाइल कंपाउंड आपने बनाया है वो इजीली डिकम्पोज हो जाए ताकि हमें मेटल आसानी से मिल जाए। क्लियर हो गया। इसमें बच्चों हम दो मेथड से इसको हम करते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग। देयर आर टू मेथड, एक होता है मॉन्ड प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मॉन्ड प्रोसेस किसके लिए यूज होता है, निकल के लिए। मॉन्ड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर रिफाइनिंग निकल। क्लियर, करते क्या है, निकल को मैंने बोला, निकल को जो मेटल है उसको हम किसी रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे, तो यहां पर रिएजेंट कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहां पर हमें निकल टेट्रा कार्बोनिल हमें मिल जाता है। तो निकल टेट्रा कार्बोनिल एक तरह का वोलेटाइल कंपाउंड है। अब निकल टेट्रा कार्बोनिल को हम हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो निकल अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाता है, तो निकल हमें जो है प्योर मेटल में मिल जाता है। समझे बात मेरी। एक चीज का ध्यान रखना कि वोलेटाइल कंपाउंड को बनाने के लिए टेम्परेचर कम चाहिए होता है, लेकिन वोलेटाइल कंपाउंड से मेटल बनाने के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है। ध्यान रखना है, ज्यादा और ये कम। क्लियर। तो अभी प्रिंसिपल यही था कि मेटल को हमने ट्रीट किया किसी सुटेबल रेजेंट से तो उसने वोलेटाइल कंपाउंड बना दिया, वोलेटाइल कंपाउंड को हमने दोबारा से हीट किया तो उसने हमें प्योर मेटल दे दिया। क्लियर, इसको हम बोलते हैं मॉन्ड प्रोसेस। और इसी तरह की एक प्रोसेस है वन आर्केल प्रोसेस। वन आर्केल प्रोसेस या मेथड, ये किसके लिए यूज होता है बच्चों, जिरकोनियम एंड टाइटेनियम, ZR&TI। ध्यान रखिए, ZR&TI। तो जिरकोनियम को हम आयोडीन के साथ ट्रीट करेंगे तो जिरकोनियम टेट्रा आयोडेट बना देगा। ठीक है, तो ये एक तरह का वोलेटाइल कंपाउंड है। ठीक है, अब जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड को हम क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो जिरकोनियम हमें प्योर फॉर्म में मिल जाएगा और आयोडीन अलग हो जाएगा। सेम केस जो है टाइटेनियम के साथ भी हो जाएगा, टाइटेनियम के साथ भी हम आयोडीन के साथ ही रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो एक तो इससे पूछा जाता है कि वेपर फेज रिफाइनिंग में हम किन मेटल का करते हैं, तो जिरकोनियम, निकल एंड टाइटेनियम का। दूसरा पूछा जाता है कि मॉन्ड प्रोसेस किसके लिए है, निकल के लिए। वन आर्केल प्रोसेस किसके लिए है, जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए। तीसरा पूछा जाता है कि बच्चों मॉन्ड प्रोसेस में जो निकल है वो किस रिएजेंट के साथ ट्रीट किया जाता है, मतलब वोलेटाइल कंपाउंड उसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है और बच्चों इसमें आयोडीन है। ध्यान रखें दोनों चीजों का। क्लियर, आगे बढ़े। अब लास्ट हमारे पास है क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स, है ना। तो क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स होता क्या है, सबसे पहले इसकी प्रिंसिपल पे बात कर लेते हैं। तो बच्चों ये जो है एड्सॉर्बेंस की प्रिंसिपल पे काम, एड्सॉर्बेंट नॉट एब्सॉर्बेंस है ना, ध्यान रखना, एड्सॉर्बेंस। इट इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एड्सॉर्बेंट। यानी ये बोला जाता है कि जो इम्प्योरिटीज होती है और जो हमारे पास कोई सैंपल है जिसको हम अलग करना चाह रहे हैं, उसकी और इम्प्योरिटीज की जो एड्सॉर्बेंसी है वो अलग अलग होती है किसी रिएजेंट के लिए। समझे बात। ठीक है, तो चलो कैसे काम करता है देखो। इसमें क्या करते हैं, उन केमिकल का यूज करते हैं जिनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, माइन्यूट क्वांटिटी में होती है, और जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। दो चीजें ध्यान रख लें। क्रोमेटोग्राफिक मेथड क्यों अप्लाई किया है, केमिकल प्रॉपर्टी लगभग एक जैसी होती है, तो हम किस पे डिफरेंट करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी भी। तो जो एड्सॉर्बेंट प्रॉपर्टी होती है बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। एक तो कम क्वांटिटी में होती है
और दूसरी इनकी केमिकल प्रॉपर्टी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। कौन कौन सी प्रोसेस है क्रोमेटोग्राफ की? देखो बहुत सारी प्रोसेस है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, है ना, ये तीन होती है, लेकिन हमने पढ़ना है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें होता क्या देखो, पहले यहां देख लीजिए। इसमें बच्चों एक कॉलम होता है जिसके अंदर एक सॉलिड फाइन पाउडर भरा होता है। देखो ये जो आपको सर्कल दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये सॉलिड पार्टिकल है और एकदम फाइन पार्टिकल है। इनको हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज। देखो देयर आर टू फेज, स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। यानी जो कॉलम के अंदर फाइन पार्टिकल भरे जाते हैं सॉलिड फॉर्म में, उनको हम बोलेंगे स्टेशनरी फेज। और उसमें यूज होता है बच्चों एल्यूमिना, SiO2 भी यूज होता है। दो चीजें यूज होता है, एल्यूमिना और SiO2। ठीक है, ये स्टेशनरी फेज का काम करते हैं, कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, देखो ये स्टेशनरी फेज। अब जिन सैंपल को आपने अलग करना हो उनका एक मिक्सचर बना देते हैं। देखो ऊपर क्या है, लिक्विड है, तो लिक्विड में मान लीजिए ABC, तीन सैंपल है, तीनों को आपने अलग करना है। तो इस लिक्विड को हम बोलेंगे मोबाइल फेज। क्या बोलेंगे? मोबाइल फेज। तो क्रोमेटोग्राफी में दो फेज होती है, एक मोबाइल फेज जिसमें आपके सारे सैंपल होंगे, उनको आप एक सुटेबल सॉल्वेंट के साथ मिक्स कर दोगे तो वो मोबाइल फेज होगा, वो ऊपर से नीचे खिसकेगा, लेकिन स्टोरेज फेज अपनी एक जगह में रहेगी। क्लियर हो गया? ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आपके पास तीन सैंपल है, ABC, तीनों को अलग करना है, और जो A, B और C है, इन तीनों की जो एड्सॉर्बेंट पावर होगी वो इस स्टेशनरी फेज के लिए अलग अलग होती है। देखो जब आप ऊपर से नीचे इसको डालोगे तो यहां पर कुछ बैंड बन जाएंगे, जो कम एड्सॉर्ब होगा वो नीचे आ जाएगा, नीचे खिसक जाएगा, जो ज्यादा एड्सॉर्ब होगा वो ऊपर रह जाएगा। तो इस तरह के बैंड बन जाते हैं, इन बैंड से आप इसको आसानी से अलग कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास कलर सब्सटेंस हो तो बैंड कलर फॉर्म में दिखते हैं। तो यही प्रिंसिपल होता है क्रोमेटोग्राफी का। समझे बात? तो इसमें इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब लास्ट में आपको क्या पढ़ना है, कुछ एलॉयज के बारे में पढ़ना है। एलॉय यानी मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर देन टू मेटल। और एलॉय बनाने का फायदा क्या है कि बहुत सारी चीजें उसमें इंक्रीज हो जाती है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी, और रस्टिंग प्रोसेस नहीं होगी। तो बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, एलॉय बच्चों होमोजेनस मिक्सचर होते हैं। जैसे हम गोल्ड पहनते हैं तो गोल्ड के साथ क्या मिलाते हैं, इसमें सिल्वर मिलाते हैं। ठीक है, स्टील मतलब आयरन। ठीक है, तो आयरन के एलॉय कौन कौन से, देखो तो एलॉय के बारे में पढ़ना है, साथ में उनके कंपोजिशन के बारे में पढ़ना है। तो स्टेनलेस स्टील में बच्चों आयरन 73%, क्रोमियम 18%, निकल 8% एंड कार्बन 1% होता है। ठीक है, और आपको पता है बहुत सारे जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, फैक्ट्री में जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। हमारे घरों में जो बर्तन है वो भी स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, जिनमें कभी भी रस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, हमेशा चमकते रहते हैं। दूसरा निकल स्टील, आयरन तो रहेगा, ज्यादा मात्रा में आयरन रहेगा, लेकिन साथ में निकल रहेगा। क्रोम स्टील, आयरन तो रहेगा लेकिन क्रोमियम रहेगा। तो याद करने का तरीका आसान हो जाए, स्टील मतलब आयरन, तो आयरन की परसेंटेज ज्यादा रहेगी, लेकिन क्रोमियम और निकल उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, देखो हर जगह निकल और क्रोमियम आ रहा है, यहां भी क्रोमियम है, यहां भी निकल है। तो क्रोमियम, निकल और आयरन के कंपोजिशन को हम बोलेंगे स्टील। फिर एक नाम है इनवार, आयरन प्लस निकल। तो इनवार और निकल स्टील दोनों एक ही जैसे हैं, है ना, लेकिन इनके कंपोजिशन में डिफरेंस है बस। अच्छा, एलिनिको, आयरन, एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट। क्लियर? तो इनका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम के एलॉय की। तीन एलॉय है, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, तो एल्यूमिनियम 95%, उसमें कॉपर मिक्स कर देते हैं। मैग्नेलम, एल्यूमिनियम और एमजी मैग्नेलम से आपको याद रखना है। ड्यूरालुमिन, एल्यूमिनियम 95%, कॉपर 4%, मैग्नीशियम 0.5% और मैग्नीज 0.5%। क्लियर? एलॉय ऑफ कॉपर, तो ब्रास, कांसा। ठीक है, तो देखो बच्चों ब्रास में क्या होता है, कॉपर 60%, जिंक 40%। ठीक है, और ये हुआ ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज में कॉपर 80%, जिंक 10% एंड टिन 10%। ध्यान रखना ही है ना, ब्रॉन्ज कई बार पूछा जाता है। और लास्ट आ गया जर्मन सिल्वर, कॉपर लगभग 30%, जिंक और निकल 40% और जिंक जो है 25 से 30%।
तो बस ब्रास, ब्रॉन्ज और स्टील का ध्यान रखना, ये कई बार पूछा जाता है। क्लियर हो गया भाई? तो थोड़ा सा मैं इलिंगन डायग्राम के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्या होता है, किस चीज के बारे में ग्राफ बनता है, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और इस डायग्राम को आपको किस तरह से समझना है। शॉर्ट वीडियो होगा 10 से 15 मिनट के बीच का। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इलिंगन डायग्राम में होता है। तो जैसा आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, इस तरह का एक इलिंगन डायग्राम हमें दिखता है। बहुत सारी लाइनें इसमें ऊपर नीचे जा रखी हैं। तो इन लाइनों का मतलब हम देखेंगे, और जो इसमें मेटल के ऑक्साइड और मेटल लिखे, इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो इलिंगन डायग्राम है वो किस किस के बीच बनता है। तो बच्चों, इलिंगन डायग्राम जो है वो गिब्स फ्री एनर्जी यानी डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच बनता है। देखो ये टेम्परेचर नीचे लिखा है और ये इधर जो है डेल्टा जी है। और आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा डेल्टा जी क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, अच्छा एक और चीज, ये जो नीचे की वैल्यू है इसका मतलब डेल्टा जी ज्यादा माइनस है और ऊपर जाते जाते हैं तो डेल्टा जी जीरो की तरफ जाता है, यानी नेगेटिव कम होता है। तो नीचे आएंगे तो डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव, ऊपर जाएंगे तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। धीरे धीरे नेगेटिव कम होता जाएगा और जीरो तक जाएगा, यानी पॉजिटिव होता जाएगा। तो ये डेल्टा जी जीरो। क्लियर? अब इलिंगन डायग्राम का क्या फायदा है, देखो। तो जो इलिंगन डायग्राम है वो हमें यह बताता है कि किसी ओर का जब हम थर्मल रिडक्शन करते हैं तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट उसके लिए बेस्ट होता है और किस टेम्परेचर पर कौन से रिड्यूसिंग एजेंट की उसको जरूरत पड़ेगी। पहली ये बात होती है। दूसरी ये बात होती है कि हम इसमें मोस्टली दो तरह के रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, आप देखोगे। तो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन बच्चों टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी चेंज होती रहती है। तो इलिंगन डायग्राम हमें यह भी बताता है कि किस टेम्परेचर पे कौन सा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये तो मालूम। एक और चीज इस डायग्राम से हम मालूम कर सकते हैं कि कौन सा मेटल किस दूसरे मेटल को आसानी से रिड्यूस करेगा, ये भी हम सब इसमें मालूम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो सबसे पहले यह समझते हैं कि ये ग्राफ बनता कैसे है। ये ग्राफ बनता कैसे है, देखो ये लाइन, कुछ लाइन आपको दिख रही होंगी नीचे की तरफ है। देखो ये वाली लाइन जो है नीचे की तरफ है, एग्जैक्टली, है ना। कुछ लाइन ऊपर की तरफ है, ये वाली लाइन ऊपर की तरफ है, कुछ लाइन स्ट्रेट लाइन है। तो हम समझते हैं कि ये लाइन इस तरह क्यों आई, क्यों लाइन ऊपर गई, क्यों लाइन स्ट्रेट आई और क्यों लाइन नीचे की तरफ आई। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है एंट्रोपी। आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि जो डेल्टा जी है और एंट्रोपी के बीच क्या रिलेशन होता है। देखो डेल्टा जी इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एच का मतलब, टी का मतलब टेम्परेचर और डेल्टा एस का मतलब होता है एंट्रोपी। ठीक है, अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो डेल्टा जी और डेल्टा एस के बीच में क्या रिलेशन होता है, अब मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए यहां पर लिखा है, अगर एंट्रोपी बढ़ेगी यानी रैंडमनेस बढ़ेगी तो डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो बच्चों जब डेल्टा एस पॉजिटिव होता है तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा। ध्यान रखना, डेल्टा एस और डेल्टा जी के बीच क्या रिलेशन है, इफ इंक्रीज रैंडमनेस यानी डेल्टा एस की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो बच्चों उसके परिणाम स्वरूप डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो डेल्टा जी जितना पॉजिटिव होता जाएगा डेल्टा जी उतना ही नेगेटिव होता जाएगा। क्लियर? यानी अगर रैंडमनेस या डिसऑर्डर बढ़ेगा तो डेल्टा जी उतना ही नेगेटिव होगा। ठीक, अब हम लेते हैं इस नीचे वाली लाइन को। देखो ये वाली लाइन आप देखिए, ये वाली कौन सी, सी और O2 वाली लाइन। तो देख लेते हैं, यहां पे रिएक्शन लिखे 2C प्लस O2 और आगे है 2CO। अब यहां पर देखिए कि एंट्रोपी किस तरह से चेंज हो रही है। अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट में केवल O2 एक गैसियस प्रोडक्ट है, जबकि प्रोडक्ट में गैस 2 मोल है। यहां पे देखो, यहां पर गैस का केवल 1 मोल है और यहां पे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के 2 मोल है। ठीक है, इसका मतलब जो डेल्टा एस है वो बढ़ रहा है तो उसकी पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रही है, रैंडमनेस बढ़ रही है। ठीक है, 2 मोल का रैंडमनेस ज्यादा और 1 मोल का एंट्रोपी कम, मालूम है आपको। ठीक है, तो एंट्रोपी बढ़ रही है। तो बच्चों जब एंट्रोपी बढ़ेगी तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ग्राफ कहां आएगा, नीचे की तरफ आएगा। देखो नीचे नेगेटिव है, तो एंट्रोपी बढ़ने से
डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ग्राफ होगा नीचे। तो इसीलिए जो है कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो ग्राफ होगा वो नीचे आएगा। क्लियर। अब बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की, ये वाली लाइन की बात करते हैं। ठीक है, देखो C+O2 CO2, ठीक है। अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो केवल O2 इसमें गैस है, 1 मोल O2 है, ठीक है। और प्रोडक्ट की बात करें तो यहां पर भी 1 मोल O2 है, ठीक है। तो इसका मतलब जो डेल्टा S है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, नो चेंज इन द डेल्टा S। तो जब कोई चेंज नहीं होगा तो डेल्टा G की वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। क्लियर। तो ये स्ट्रेट लाइन आ गया क्योंकि एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब तीसरी टाइप की लाइन देखते हैं जो ऊपर से नीचे की जा रही है। ठीक हो, देखो मान लीजिए मैं ये वाली ले रहा हूं Mg वाली, ये ऊपर जा रही है, ठीक है। तो तीसरा है हमारे पास Mg+O2, यहाँ पे 2Mg+O2 और यहाँ पे है 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। देखिए बच्चों, अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो यहां पर एक गैस का मोल है, जबकि यहां पर ये सॉलिड है ना, और ये भी सॉलिड है। तो इस समय प्रोडक्ट में कोई भी गैस प्रोडक्ट नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे डेल्टा एस की वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है। और जब बच्चों डेल्टा एस की वैल्यू डिक्रीज होगी, डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये तो है ना, डेल्टा जी बढ़ जाएगा यानी पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो ये ग्राफ कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। देखो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव जा रही है, समझ में आ रही बात। तो बोलने का मतलब है कि डेल्टा जी की वैल्यू कम या ज्यादा होगी, नेगेटिव और पॉजिटिव होगी, डिपेंड करेगा कि एंट्रोपी का चेंजेस कैसे हो रहा है। अगर प्रोडक्ट की एंट्रोपी रिएक्टेंट से ज्यादा है तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में। और अगर बच्चों रिएक्टेंट की एंट्रोपी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एंट्रोपी कम है, तो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव की तरफ जाएगी, जैसे MgO। यहाँ के रिएक्टेंट की एंट्रोपी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एंट्रोपी कम है। और अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एंट्रोपी बराबर है तो डेल्टा जी की वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं आएगा, यानी कर्व जो है स्ट्रेट लाइन जाएगा, जैसे C+O2 वाला। क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये कर्व बनता है, ठीक है। आगे बढ़े, अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। अब बात करते हैं कि ये Mg नीचे क्यों है और एल्यूमिनियम का जो ग्राफ है, जो लाइन है, ऊपर क्यों है, Zn की इतनी ऊपर क्यों है, CO की इतनी ऊपर क्यों है, ठीक है। अब देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि जो हमारे पास डेल्टा जी है, डेल्टा जी -NF E0 सेल, एक ही रिलेशन है डेल्टा जी के बीच में और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में, है ना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। डेल्टा जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है, तो ये माइनस होता है, ठीक है। तो बच्चों अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो E0 सेल जो है, E0 सेल जो है पॉजिटिव आता है। द वैल्यू ऑफ E0 सेल पॉजिटिव इफ डेल्टा जी नेगेटिव, ठीक है। यानी E0 सेल की वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी, डेल्टा जी की वैल्यू उतनी ज्यादा क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो हम ये मान सकते हैं कि जिन मेटल की E0 सेल वैल्यू पॉजिटिव होती है, दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। मानते हैं ना हम, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा होगा, जैसे लिथियम है, लिथियम की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगी, इसका मतलब लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जैसे जैसे E0 सेल की पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, उतना अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा जी जितना नेगेटिव होगा, अब डेल्टा जी की बात करते हैं, ठीक है, डेल्टा जी जितना नेगेटिव होगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो अब यहां देखिए, देखो यहां पर अगर हम Mg की बात करें तो Mg का ग्राफ ये देखो नीचे है 11,000 केल्विन। एल्यूमिनियम का ग्राफ इससे थोड़ा सा ऊपर है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब डेल्टा जी की वैल्यू इन मेटल के लिए कम हो रही है। तो अगर डेल्टा जी की वैल्यू जिस मेटल के लिए जितनी नेगेटिव होगी, इसका मतलब हम मान सकते हैं वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि उसकी E0 वैल्यू उतनी ज्यादा पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर इलिंगन डायग्राम में किसी का ग्राफ नीचे है, किसी की लाइन नीचे है, तो इसका मतलब उसका डेल्टा जी उतना ज्यादा नेगेटिव है। तो जितना ज्यादा वो उस
डेल्टा जी नेगेटिव होगा उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इन नेगेटिव साइन, इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, और रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? जो बिलो द ग्राफ होगा, जो ग्राफ में नीचे होगा, बिलो इन द ग्राफ, तो वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब देखिए यहां पर अगर मैं एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का कंपैरिजन करूं तो मैग्नीशियम का ग्राफ नीचे है, एल्यूमिनियम का ग्राफ ऊपर है, यानी मैग्नीशियम की लाइन नीचे है, एल्यूमिनियम की लाइन ऊपर है। इसका मतलब मैग्नीशियम का डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है, एल्यूमिनियम का डेल्टा जी कम नेगेटिव है। तो हम ये मान सकते हैं कि मैग्नीशियम इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट देन एल्यूमिनियम। तो इससे हम ये प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर सारे मेटल का मैं रिड्यूसिंग बिहेवियर देखूं तो जो जितना नीचे होगा इलिंगन डायग्राम में वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो सबको अगर मैं देखूं तो Mg सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद क्या आएगा? जिंक। ठीक है, जिंक के बाद आएगा कौन सा मेटल है? देखो ये आयरन की लाइन है ये वाली, तो उसके बाद आएगा आयरन, आयरन के बाद कौन सा है हमारे पास? कॉपर। तो ये इनका रिड्यूसिंग बिहेवियर इस तरह से होगा। समझ गए बात मेरी? या दूसरे शब्दों में हमें बोल सकते हैं कि Mg की जो ई नॉट वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगी, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन Fe और देन Cu कम होती जाएगी। क्लियर हो गया भाई? तो जो नीचे होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जो ऊपर होगा वो थोड़ा सा उससे कम रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर? अब इससे देखो क्वेश्चन कैसे आता है। देखो एक क्वेश्चन ऐसा है, कंसीडर द इलिंगन डायग्राम विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी यूज्ड एज ए रिड्यूस द एल्यूमिना। एल्यूमिना को रिड्यूस करेगा कौन? एल्यूमिना कौन सा है? ये वाला है। तो बच्चों जो एल्यूमिना से नीचे होगा वही उसको रिड्यूस कर सकता है, तो आंसर हो जाएगा यहां पर Mg। ठीक है, क्योंकि Mg जो है ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है एल्यूमिनियम से, तो आंसर हो गया Mg। Zn, Fe और Cu की लाइन एल्यूमिनियम से ऊपर, तो ये एल्यूमिनियम को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, बल्कि एल्यूमिनियम इनको रिड्यूस कर देगा। कंसेप्ट क्लियर? सपोज हमने अभी ब्लास्ट फर्नेस पढ़ा था और उसमें हमने जो है आयरन का एक्सट्रैक्शन पढ़ा था। ठीक है, तो अब देखो ये आयरन की लाइन है, यहां से और यहां तक जा रही है। ठीक है, और ये वाली लाइन जो है किसकी है? कार्बन मोनोऑक्साइड की, और ये वाली लाइन किसकी है? कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, तो यहां पर दो रिड्यूसिंग एजेंट है, एक है कार्बन और दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, दोनों ही जो है आयरन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, अब टेम्परेचर बढ़ने से रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में क्या चेंज आता है वो देखिए, है ना? क्या बोला मैंने? टेम्परेचर बढ़ने से रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो अभी देखो ये लाइन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की, ये वाली लाइन है, और ये लाइन आयरन की है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है, आयरन का डेल्टा जी कम नेगेटिव है। तो आयरन को कार्बन मोनोऑक्साइड आसानी से रिड्यूस कर देगा। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे है ये, तो ये इसको आसानी से रिड्यूस कर देगा। लेकिन बच्चों यहां पर देखिए ये टेम्परेचर है कौन सा? 1073 केल्विन टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे देखो, इस टेम्परेचर पे जो है ऊपर अब कार्बन मोनोऑक्साइड की लाइन ऊपर चली गई और Fe की लाइन नीचे आ गई। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो केवल 1073 डिग्री के नीचे ही आयरन को रिड्यूस कर पाएगा। जैसे हम 1073 डिग्री के ऊपर पहुंचते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड की लाइन देखो ऊपर हो गई और इसकी लाइन नीचे हो गई। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने से कार्बन मोनोऑक्साइड का रिड्यूसिंग कैरेक्टर चेंज हो रहा है। समझ में बात आ रही? केवल कार्बन मोनोऑक्साइड तभी जाके आयरन को रिड्यूस करेगा जब टेम्परेचर 1073 से नीचे होगा। 1073 के ऊपर देखो लाइन चेंज हो गई, आयरन का डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड का डेल्टा जी कम नेगेटिव हो गया। तो अब तो आयरन कार्बन मोनोऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन को। तो देखो क्या फर्क पड़ा, टेम्परेचर बढ़ने से रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। क्लियर? अब देखो इस लाइन को इमेजिन करो, कार्बन प्लस O2 वाली लाइन है। तो अभी देखो आयरन का डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है बजाय कार्बन के डेल्टा जी से, तो यहां तक तो जो है आयरन को ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा। लेकिन बच्चों 1073 केल्विन के बाद कार्बन की लाइन नीचे आ गई और आयरन की लाइन ऊपर हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अब कार्बन का डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है
और आयरन का डेल्टा जी कम नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1073 डिग्री केल्विन के बाद कार्बन आयरन को रिड्यूस कर देगा, समझे मेरी बात, क्योंकि उसका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है। तो बोलने का मतलब यह कि टेम्परेचर बढ़ने से रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी चेंज होती है, ठीक है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि बिलो 1073 केल्विन कार्बन मोनोऑक्साइड कैन रिड्यूस आयरन ऑक्साइड, बट अबव 1073 केल्विन कार्बन मोनोऑक्साइड डज नॉट रिड्यूस आयरन ऑक्साइड, देन कार्बन रिड्यूस आयरन ऑक्साइड। ध्यान रखना है ना। तो टेम्परेचर चेंज होने से रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। क्लियर हो गया। अच्छा, आपने ब्लास्ट फर्नेस में दो टाइप की रिएक्शन पढ़ी होगी। देखो, एक रिएक्शन जो कम टेम्परेचर पे होती है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। कम टेम्परेचर पे, देखो कम टेम्परेचर पे यानी 1073 से नीचे। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस नहीं कर पाएगा, तब हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बन देना पड़ेगा, यानी कोक देना पड़ेगा। तो वो कोक जो है आयरन ऑक्साइड को आयरन में इजिली रिड्यूस कर देगा। क्लियर हो गया। तो हाई टेम्परेचर कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है और लो टेम्परेचर पे कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से टेम्परेचर के चेंज होने से रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी चेंज होती है। समझ में बात आ गई। चलो, बहुत अच्छी बात है। इतना ही था इसमें।